यस, रेडी। चलो ध्यान दो, 10:30 शार्प क्लोज करना है, ठीक है। 65 मिनट से 3 पेज अपने को एटलीस्ट करना है आज। चलो, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, थोड़ा ध्यान देना, आज फास्ट फास्ट करेंगे। हाँ, पढ़ो यथार्थ। Audit against rules and orders aims to ensure that the expenditure conforms to the relevant provisions of the Constitution and of the laws and rules made thereunder. ये जो ऑडिट है रूल्स एंड ऑर्डर वाला, अपन क्या पढ़ रहे थे? एक्सपेंडिचर पढ़ रहे थे शायद। एक्सपेंडिचर में हमने बोला कि 5 स्टैंडर्ड्स है जो सीएजी चेक करता है। 5 में से पहला है रूल्स एंड ऑर्डर्स। उसमें वो क्या बोलता है कि ऑडिटर का एम क्या है, ये पर्टिकुलर जो ऑडिट है, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, इसका एम क्या है कि जो भी एक्सपेंडिचर है इट कंफर्म्स टू द लॉज एंड रूल्स मेड देयर अंडर। जो भी लॉज, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसके लिए, उसके कंफर्मेशन में वो खर्चा है। वो लॉ और रूल के विपरीत जाके वो खर्चा नहीं हो रहा। आगे, These rules, regulations, and orders against which audit is conducted mainly falls under the following categories. अब ये जो ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर है ये 3 कैटेगरी में बटता है। पहली कैटेगरी, First, rules and orders regulating the powers to incur and sanction expenditure from the consolidated funds of India or of a state and the contingency fund of India or of a state. ठीक है। तो पहला क्या है? रूल्स एंड ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द पावर टू इंकर एक्सपेंडिचर। पहली कैटेगरी क्या है? ऐसे रूल्स एंड ऑर्डर जो रेगुलेट कर रहे हैं कि किसके पास में पावर रहेगी कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से या फिर स्टेट के फंड में से खर्चा कर सकता है, और किसके हाथ में पावर है उसको सैंक्शन करने की। तो एक होता है इंकर करना, एक होता है सैंक्शन करना। सैंक्शन करना मतलब मैंने बोल दिया हाँ भाई हाँ यथार्थ तू ये खर्चा कर लेना। अब इसको इंकर करना मतलब एक्चुअली खर्चा करने की पावर यथार्थ की। मैंने सैंक्शन कर दिया और प्रेम खर्चा कर रहा, वो नहीं चलेगा। ठीक है। तो पहला ऑडिट इसमें क्या होता है? ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर में पहला होता है रूल्स एंड ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द पावर टू इंकर एंड सैंक्शन द एक्सपेंडिचर। ऐसे रूल्स एंड ऑर्डर जो रेगुलेट कर रहे हैं कि कौन सैंक्शन कर सकता है और कौन उसको इंकर कर सकता है, और ये खर्चा कहाँ से हो रहा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर आगे। Rules and orders dealing with the mode of presentation of claims against government withdrawing monies from the consolidated fund. है ना? ऐसे रूल्स एंड ऑर्डर्स, पहला क्या है? ऐसे रूल्स एंड ऑर्डर, अभी हमने क्या बोला? ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। इसमें हम क्या पढ़े कि जो भी खर्चा होगा दैट कंफर्म्स टू लॉज एंड रूल्स मेड देयर अंडर। फिर हमने बोला कि ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर ये 3 तरह के होते हैं। पहला रूल्स एंड ऑर्डर जो सैंक्शन और इंकर के लिए बनता है। दूसरा रूल्स एंड ऑर्डर जो डील करता है कि आप कोई भी क्लेम गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे प्रेजेंट करोगे। सर इसका मतलब क्या कि मान लो आप लोग ट्रिप पे आ रहे हो अभी, ठीक है, 25 सितंबर को अपनी ट्रिप है, ठीक है। अब वो ट्रिप पे जाने के टाइम पे आपको मान लो मयंक सर बोलते हैं कि तुम खर्चा करो, जो भी खर्चा हुआ, ठीक है, आप मेरे को उसका बिल ला के देना, मैं आपको इमीडिएटली उसका रियम्बर्समेंट दूंगा। अब मान लो तुमने 500 रुपये का कहीं पेमेंट किया खाने पीने का, अब तुमने मयंक भैया को 500 रुपये का बिल दिया, तो मयंक भैया तुमको 500 रुपये दे देंगे। सही बात है। उसको बोलते हैं क्लेम रेज करना। क्या बोलना? क्लेम अगेंस्ट मयंक भैया। तो वैसे ही क्लेम अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पैसा देने को रेडी है, लेकिन आपका क्लेम करने का तरीका, उसका एक मोड ऑफ प्रेजेंटेशन रहता है, उसका रूल बनता है। से फॉर एग्जांपल वो हरे पेपर के ऊपर सब लिखो, हरा पेपर, बॉन्ड पेपर, ठीक है, उस पर सब लिखो, स्टैम्प साइन करो, प्रॉपर एनवलप में डालो। ऐसा एक मोड होता है ना, जाके 500 रुपये दो, आए कि अरे भाई तू, एक मोड रहता है ना करने की चीज। जब आया मन में 500 रुपये, अरे फिर भूजाने दे, एक साथ में तेरा पूरा खर्चा मिल जाएगा। तो इसके अगेंस्ट भी कुछ रूल्स बनते हैं, ठीक है। और वो कैसे डील करते हैं? मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स, बोलो। Mode of presentation of claims अगेंस्ट गवर्नमेंट against government. या फिर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम, Consolidated. इन सब चीजों के लिए आपका मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या रहेगा। तो पहला रूल काय को लेके है सर? सैंक्शन एंड इंकर। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं अपन, रूल्स एंड ऑर्डर डीलिंग विद सैंक्शनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इंकरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ऑफ स्टेट।
तो कीवर्ड क्या है, सैंक्शन एंड इंकर। दूसरा क्या है, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्स, दैट्स इट। ठीक है, तीसरा पढ़ो। Rules and orders regulating the conditions of service, pay and allowances, and pensions of government servants. करेक्ट है। अभी गवर्नमेंट का सबसे मोटा एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट की सैलरी है ना। ब्यूरोक्रेट से लेके नीचे चपरासी तक सबको सैलरी मिलती है, तो उसको लेके भी कुछ रूल्स एंड ऑर्डर बने हुए हैं। ठीक है, जिसमें वो बोलता है रेगुलेशन, रूल्स एंड ऑर्डर जो कैसे डील कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ सर्विस, पे एंड अलाउंसेस। कंडीशन ऑफ सर्विस मतलब कितनी छुट्टी अलाउड है, कितनी नहीं है, कितने से कितने का जॉब रहेगा, वो होगी कंडीशन ऑफ सर्विस। पे एंड अलाउंसेस मतलब कितना कितना मिलेगा तुमको, ओवर टाइम कितना मिलेगा। लाइक ओवर टाइम का कंसेप्ट सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी में होता है। लाइक बीपीसीएल में क्या था कि अगर आप शाम को 5 बजे के बाद कंपनी में रुके, जो कि एज अ सीए आपको रुकना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि काम खत्म नहीं होता, और मिनिस्ट्री का कभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए गाइडलाइन आ जाता है। तो आप अगर मान लो 5 से लेके 7:30 तक रुके तो आपको मिलेगा 500 रुपये। अगर आप 5 से लेके 9:30 तक रुके, मतलब 7:30 आपने क्रॉस कर दिया, तो आपको मिलेगा 915 रुपये। ये मेरा टाइम है। ठीक है, ये ओवर एंड अबव आपका पे पैकेज है। अगर आप संडे काम करने आए तो आपको मिलेगा 1600 रुपये, फिर भले आप 2 घंटा काम करिए क्यों ना करें। अगर आप सैटरडे काम करने आए तो आपको मिलेगा 1350 रुपये। फिर आप भले तो कितने लोग जिनको अपनी ईएमआई भरनी होती थी या कुछ करना होता था, कभी मैकबुक ले लिया, कभी ये ले लिया, संडे को आ गए, बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मतलब लोग उसको मिसयूज करते थे। तो क्या है, वो तो पंच हो गया, उसको वो कौन देख रहा है कि अंदर तू काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो जो बैचलर्स थे वो आराम से कर सकते हैं, तो वो महीने की 10-12 हज़ार रुपए की कमाई निकाल लेते थे अपनी जरूरत के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पे एंड अलाउंसेस। फिर आपका पेंशन ऑफ गवर्नमेंट, पेंशन बनती है ना 60 के बाद में। ठीक है, ये 3 चीज को लेके जो रूल्स है वो भी यहाँ पे फॉल हो जाता है। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, फाइनल कॉल। ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर में हमने क्या देखा कि इट डील्स विद द एक्सपेंडिचर इंकर शुड कंफर्म टू द रूल्स एंड ऑर्डर। द रूल्स एंड ऑर्डर आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, पहला है पहला क्या है, सैंक्शन पावर, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर डीलिंग विद पावर ऑफ सैंक्शन एंड इंकरिंग। दूसरा है मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम अगेंस्ट गवर्नमेंट। तीसरा है कंडीशन ऑफ सर्विस, पे एंड अलाउंसेस। आगे बढ़ भाई। The job of audit is to see that these rules, regulations, and orders are applied properly by the subordinate authorities. ऑडिटर को क्या देखना है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये सिर्फ पेपर पे लिखे हुए नहीं है, इसको सारे सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज प्रॉपरली फॉलो भी कर रही है। ये चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, नहीं पढ़ पाए। It is the function of audit to carry out examination of the various rules, regulations, and orders issued by the executive authorities to see that. अब ये जो रूल्स एंड ऑर्डर्स है ये जिसने भी बनाए हैं, अब देखो क्या होता है ना, आप लोग है ना ये कंफ्यूज मत होना कि रूल्स एंड ऑर्डर सर ऐसा है कि ऊपर से लिखा हुआ वही है, नहीं। एक रूल्स एंड ऑर्डर है जो एम स्क्वायर ने बोला है। अब एएस की बैच मैं ले रहा हूँ तो मेरे खुद के कुछ रूल्स हैं ना। मैं कौन हूँ, मैं हूँ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, क्योंकि मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ऊपर बैठे वाले जो पावर के लोग हैं, यस। अब वही मान लो प्रज्ञा मैम है, अंकित सर है, सब फैकल्टीज का अपना अपना रूल है। ठीक है, जनवरी वालों को पता ही है। ठीक है, तो अंकित सर का खुद का रूल है, हमारा खुद का रूल है, तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज का रूल। तो ऑडिटर का, सीएमजी का काम है कि वो चेक करे कि ये जो रूल बने हैं, ठीक है, उनमें उसको ये 4 चीजें चेक करनी है। ये जो रूल किसने बनाया, अनुश्री रूल, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, एक होता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, एक होता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो एग्जीक्यूट करता है सर। कंट्रोलिंग अथॉरिटी मतलब सर टीसीडब्ल्यूजी वैसे लोग पकड़ लो। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब बिजनेस लेवल के मैनेजर्स। समझ में आया ना। अब क्या है, रूल्स एंड ऑर्डर मैंने बताया कि रूल्स एंड ऑर्डर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी फ्रेम करता है, कंट्रोलिंग वाले भी फ्रेम करते हैं, सब करते हैं। अब मेरे को सच्ची तुम्हें बताओ, जो रूल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फ्रेम किया, दैट रूल शुड बी कंसिस्टेंट विद द रूल ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। बराबर है ना, सही बात है ना। अब मान लो इंडिया ने बोला कि आप शुगर इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये बोल दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, तो अब ये मंत्र प्रधान का रूल हो गया। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना रूल बना दे कि हम इंपोर्ट शुगर इंपोर्ट कर सकते, चलेगा क्या? उसका जो रूल है वो इससे कंसिस्टेंट होना चाहिए, समझा।
अभी मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि आप शुगर इंपोर्ट नहीं कर सकते टू द एक्सटेंट ऑफ दिस मच परसेंटेज, तो स्टेट गवर्नमेंट वो परसेंटेज को और स्ट्रिक्ट कर सकता है क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहेगा, लेकिन वो उसको गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकता है क्या? तो वैसा ही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो रूल्स एंड ऑर्डर बनाता है, सीएनजी का काम है कि जो रूल्स एंड ऑर्डर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने बनाए हैं, क्या वो रूल्स एंड ऑर्डर ये चार चीजों को कंप्लाई कर रहे हैं? आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, ये जो पार्ट है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक ही नॉर्मल वाला, ठीक है, इसमें हमने देखा कि ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर होता क्या है और तीन तरह के रूल्स एंड ऑर्डर क्या होते हैं। अब हमको ये चेक करना है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने बोलो अगर कोई रूल्स एंड ऑर्डर बनाया तो उस चक्कर में सीएनजी क्या चेक करेगा? ठीक है, डन। तो देखो क्या चेक करेगा, वो पहला क्या चेक करेगा पढ़। First, they are not inconsistent with any provision of the Constitution or any laws made thereunder. है ना, जो भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के या कोई भी लॉ के हैं वो प्रोविजन से वो कंसिस्टेंट है, वो प्रोविजन से वो नॉट इनकंसिस्टेंट नहीं। मतलब नॉट इनकंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो अपन अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना कि दैट दे आर कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन एज एप्लीकेबल। सिंपल सी इंग्लिश है, और यही मैंने सिखाया है कि वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, वो उनसे अपोजिट नहीं रहना चाहिए। दूसरा Second, ध्यान दे, they are consistent with the essential requirements of audit and accounts determined by CNAG. है ना। अभी सीएनजी की अकाउंट्स और ऑडिट को लेके कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। सर ये क्या है? अरे होगा यार अक्रूवल कंसेप्ट, कैश बेसिस, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कुछ भी होगा। अरे आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो तो कोई रूल फॉलो करोगे ना। इनकम में एक्सपेंडिचर लिखा है, एक्सपेंडिचर में इनकम लिखा है, चलेगा क्या? तो कुछ सीएजी की खुद के भी रूल्स हैं कि अगर ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज है, उसका अगर अकाउंट्स है तो उसके अकाउंट्स में ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, जरूरी रिक्वायरमेंट, नेसेसरी रिक्वायरमेंट, जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ऑडिट के, अकाउंट्स के, जो सीएनजी ने खुद डिटरमाइन करे हैं, तो ये जो इसके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के जो रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर है वो कंसिस्टेंट है ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट से। समझ में आया क्या? पहला क्या है कि सर जो रूल्स एंड ऑर्डर, बोलो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने फ्रेम किए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई भी लॉ से कंसिस्टेंट है। पहला पॉइंट। सर जो भी रूल्स एंड ऑर्डर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने फ्रेम किए हैं वो सीएजी की अकाउंट्स और ऑडिट को लेके जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उससे कंसिस्टेंट है। समझ में आ गया एकदम अच्छे तरीके से? ठीक है, तो अगर इसमें अपन लर्निंग पावर देखें तो सीएजी हो गया इसमें इंपॉर्टेंट सेकंड वाले में, और पहले में कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ हो गया। ठीक है, तीसरा पढ़ भाई। Third, they do not come in conflict with the orders of or rules made by any higher authority. अरे बराबर है ना। अब मान लो हमने रोशन को बोला, ठीक है, रोशन सबसे नीचे का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उनको बोला कि यार इतने बजे लेक्चर चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, अब वो खुद का नियम बना रहा है, वो उसके उससे भी 5 मिनट जल्दी बोल रहा है, तो हमको प्रॉब्लम होना चाहिए क्या? नहीं। हमारा क्या पॉइंट है कि इतने बजे तक लेक्चर चालू हो जाना चाहिए, उसने 5 मिनट और जल्दी बोल दिया तो बहुत बढ़िया बात है भैया, वो तेरी इच्छा है। लेकिन वो खुद का रूल बना रहा कि नहीं हम लोग बीच में आधी घंटे का ब्रेक लेंगे, चलेगा क्या? ठीक है, तो जो हायर अथॉरिटी ने रूल बनाया है, आपका जो रूल बनाया है मतलब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का जो रूल बना हुआ है वो रूल हायर अथॉरिटी, उसके जस्ट ऊपर जो अथॉरिटी है उसने जो रूल बनाया था उससे इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। कितने लॉजिकल पॉइंट्स हैं? पहला कॉन्स्टिट्यूशन का देख लिया, ठीक है, दूसरा सीएजी का देख लिया, तीसरा तेरी हायर अथॉरिटी का देख लिया, तो यहाँ पे मार्क कर लो हायर अथॉरिटी। चौथा पढ़। Fourth, the issuing authority possesses the necessary rule making power. अरे उसके बाद पावर है क्या? वो भी तो सीएजी देखेगा ना, उसके बाद रूल बनाने की पावर नहीं है, लेकिन वो होशियारी कर रहा है कि ऐसा करो या अरे तेरे पास पावर ही नहीं है, बराबर है ना। तो ये भी रूल चेक करना है कि
जो इशुइंग मतलब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उन्होंने यहाँ पे इशुइंग यूज करा है, इशुइंग अथॉरिटी पोजेसेस द पावर। हो गया। तो ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर के दो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिखिए फटाफट। जो सीएजी ने वो रिक्वायरमेंट बनाया वो PFRF के लोअर लागू है। हाउ अलग रहते बेटा, गवर्नमेंट ऑडिट बहुत अलग रहता है, उनके खुद के रिक्वायरमेंट्स रहते हैं अलग अलग, इसलिए तो अपन बोलते हैं ना AFRF, AS क्यों नहीं बोलते। क्वेश्चन लिखो। While conducting expenditure audit, one of the important standard, one of the important standard is audit against rules and orders. While conducting expenditure audit, one of the important standard is audit against rules and orders. State what do you understand by audit against rules and orders, along with three categories, along with its three categories. स्पेस छोड़ देना, नोट्स बना लेना, ठीक है। मेन वर्ड लिखना, उतना आप लर्न करके दिमाग लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। ये जो बोल्ड लाइन है ना, ये पूरी लिखो, ये वाली। इट इज अ फंक्शन ऑफ ऑडिट टू कैरी आउट एग्जामिनेशन। लिखा, ठीक है। फिर आगे लिखो, स्टेट what shall be examined by CAG in this regards। इसमें चार आएंगे आपके, चार एरोज आएंगे। अगला आ जाओ प्रोप्राइटरी ऑडिट। पढ़ो बरखा। है ना। और प्रॉपर्टी ऑडिट में ऑडिटर का क्या पर्पस होता है कि ये नहीं कि खर्चा कर दिया, देखो एक होता है खर्चा कर दिया, खर्चा कर दिया तो उसका डॉक्यूमेंट चेक किया, सब क्या सब चेक किया, सब कुछ वैलिड है, तो खर्चा करना गुनाह है क्या। तो देखो अगर हम अभी तक के ऑडिट की बात करें ना, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑडिट, कहीं पे ये नहीं था कि ऑडिटर को ये चेक करना था कि वो खर्चा सही किया क्या, या वो इफेक्टिवली हुआ क्या, या ये वो। ऑडिटर का काम क्या था, जो खर्चा हुआ है वो एक्चुअली हुआ है, वो फेक तो नहीं है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स है क्या, उसकी अकाउंटिंग एंट्री बराबर हुई है क्या, दैट्स इट। लेकिन प्रोप्राइटरी ऑडिट उससे भी आगे एक पैर चल जाता है, क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट एक पैर और आगे जाता है, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट ऑडिटर को, सीएजी को क्या बोलते हैं सरकार की, ये भी चेक कर कि जो खर्चा हुआ है क्या वो इम्प्रॉपर है क्या,
मतलब वो नेसेसरी नहीं था, बना दिया, ठीक है। या फिर वो इनइफेक्टिव है क्या, वो खर्चा करने के बाद में भी कुछ सुधरा नहीं, ठीक है। तो ये चीज होती है प्रोप्राइटरी ऑडिट। आगे है ना, इवन दो वो खर्चा पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हुआ है, लेकिन हम प्रोप्राइटरी एलिमेंट देखेंगे कि क्या वो खर्चा इम्प्रॉपर था, क्या वो खर्चा इनइफेक्टिव रहा क्या। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करेंगे, ब्रिंग आउट केसेस ऑफ इम्प्रॉपर एंड इनइफेक्टिव एक्सपेंडिचर। सबसे पहला पॉइंट प्रोप्राइटरी ऑडिट का है ना। तो पहला पॉइंट प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या बोला कि सीएजी को ऐसे केसेस निकालने हैं कि कौन से खर्चे इम्प्रॉपर या इनइफेक्टिव, इवन दो वो खर्चे रूल्स एंड ऑर्डर के हिसाब से हुए थे। अगला ऊपर का पॉइंट नीचे है, ठीक है। बोले एक ट्रांजेक्शन रेगुलेटरी ऑडिट, रेगुलेटरी ऑडिट मतलब रूल्स के हिसाब से आपने ट्रांजेक्शन किया है, भले ही उसके सारे कंडीशन वो ट्रांजेक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हायर अथॉरिटी ने जो रूल बनाया है वैसा ही उसने रूल बनाया है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो एक्सपेंडिचर है वो प्योरली वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर कोई सेंस नहीं है ना। अभी जैसा इन्होंने अभी आकोला में जो, अगर आप वो पुल से गीता नगर वाला जो पुल है उस पर गए होंगे, उसकी नदी साफ करी थी, हाल ही में बहुत रील बनाया था उन्होंने, हमने साफ किया, ये कि अपने हाथ से बेचारे घास उठा उठा के बाजू में रख रहे थे, ठीक है। सब आया रील में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जाओ वापस से वैसी है, तो जो खर्चा वो जेसीबी के पेट्रोल पे लगा होगा, वो एम्प्लॉय पे लगा होगा, वो साफ वो खर्चा सारा वेस्ट ऑफ मनी। क्यों, जबकि वो सारा रूल्स के हिसाब से हुआ है, सबके डॉक्यूमेंट्स है, सब प्रूफ के साथ में हुआ है, लेकिन फिर भी प्रोप्राइटरी ऑडिट को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि वो खर्चा पूरा वेस्ट ऑफ मनी हो गया। अरे तेको करना ही था तो प्रॉपर तेको सीमेंटेड उसकी बाड़ बनानी थी, उसमें केमिकल्स डालना था, उसको बहुत लंबा प्रोसीजर है, ऐसे आगे से रील के लिए बंद कर दिए तो मतलब थोड़ी बात नहीं। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट के लिए वो नेगेटिव हो जाता है। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट सिंपल बोलता है कि खर्चा तेरे रूल्स के हिसाब से हो ना हो, वो वेस्टफुल नहीं होना चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए, इन इफेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। ये हो गया नंबर 2, सेम पॉइंट। आगे है ना, ऑडिटर को ट्रांजेक्शन की इकोनॉमी देखनी चाहिए कि वो ट्रांजेक्शन सही रेट पे हुआ है क्या, फेथफुल मतलब जेन्युइनली ट्रांजेक्शन के कोई पर्पज से कर रहे हैं कि बस अपना जेब भरने के लिए कर रहे हैं, और विजडम का मतलब पूरी होशियारी अप्लाई करिए वो खर्चा करते वक्त। तो ऑडिटर को वो भी चेक करना है, सिर्फ रेगुलेटरी ऑडिट तक खुद को सीमित मत रखना, बराबर है। ये चौथा, अब ये कितना सही पॉइंट है, क्या सरकार ऐसा कोई नियम बना सकती है क्या कि प्रोप्राइटरी ऑडिट में ये चेक, आपने देखा होगा मटेरियलिटी शुड बी बेस्ड ऑन साइज एंड नेचर, उसमें एक लाइन थी कि नेचर के बेसिस पे मटेरियलिटी बनाना बहुत मुश्किल है, तो अल्टीमेटली अपने को बेंचमार्क लेके अपने को मटेरियल डिसाइड करना ही पड़ता। वैसा ही प्रोप्राइटरी बेसिस पे ऑडिट करना बहुत मुश्किल है, उसके कोई रूल बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यार वो तो जजमेंट है, वो तो आपको जजमेंट लगाना है कि इसमें प्रोप्राइटरी का जो रूल्स है वो फॉलो हुए हैं या नहीं हुए, समझा। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट जो है, प्रोप्राइटरी ऑडिट जो है उसके लिए रूल्स बनाना, कोई प्रिसाइज रूल्स मतलब एग्जैक्ट रूल बनाना वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन करो, हार्ड टू फ्रेम एनी प्रिसाइज रूल्स। ये 4 पॉइंट क्लियर है क्या सबको, ये 4 पॉइंट गवर्नमेंट प्रोप्राइटरी ऑडिट के आपके बुक में आने ही चाहिए। राइट शॉर्ट प्रोप्राइटरी ऑडिट एक फेमस क्वेश्चन है आईसीआई का जो पूछती है, ठीक है। आगे बोले वैसे तो रूल्स बनाना बहुत टफ है, प्रिसाइज रूल्स बनाना बहुत टफ है प्रोप्राइटरी ऑडिट के लिए, लेकिन फिर भी हमने कुछ कोशिश करके कुछ थोड़े मोड़े रूल्स बनाए हैं जो प्रोप्राइटरी ऑडिट के लिए गवर्नमेंट ऑडिटर को देखना चाहिए। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे कि वो थोड़े मोड़े जो रूल्स बनाए हैं प्रोप्राइटरी के लिए वो
है क्या, पढ़ो। अभी डायरेक्टली ये प्रिंसिपल्स है ABCD, ये 4 रूल्स है जो प्रोप्राइटरी के लिए चेक करने हैं। हाईली, अभी तक जितना भी गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ा है हमने 4-5 पेज, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोप्राइटरी ऑडिट। बार बार ICAI उसको पूछती है। ठीक है, अभी ये 4 रूल्स है जो प्रोप्राइटरी ऑडिट देखते वक्त आपको देखने हैं। पहला क्या है वर्षा? है ना, जो भी ओकेजन के लिए अपन खर्चा कर रहे हैं, अब वो तुम नदी साफ कर रहे, 4-5 जेसीबी लाया, आप कैलकुलेट करो जेसीबी में कितना डीजल लगता है, वो आदमी चलाने वाला कितना देता है, वो जो वर्कर मारे, तो एक आपको अंदाजा रहना चाहिए कि ये पर्टिकुलर काम के लिए, ये पर्टिकुलर ओकेजन के लिए इतना अमाउंट लगता है। ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर को दिमाग लगाना पड़ेगा। और आप जो खर्चा आपको दिख रहा है वो प्राइमा फेसी आपको अगर बहुत ज्यादा दिख रहा है वर्सेज व्हाट द ओकेजन डिमांड्स, तो फिर गड़बड़ है, फिर आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आगे आना। ठीक है, तो पहला उन्होंने रूल ये बनाया कि जो एक्सपेंडिचर इंकर हुआ है दैट शुड नॉट बी मोर देन द ओकेजन डिमांड। ठीक है, आगे। ये बी है ना, इसको कैंसिल करना, गलती से बी लिखा है। है ना, अगर कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला आदमी, प्रूडेंस नेगेटिव, थोड़ा कंजूस आदमी, ऑर्डिनरी जो प्रूडेंट एकदम दिमागदार आदमी अगर खर्चा करेगा अपने जेब से, तो कितना खर्चा करेगा उसी सेम चीज के लिए, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो सफाई भी तेरे घर पे करता तो कितने रुपए देता, राइट। सो द एवरी पब्लिक ऑफिसर मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर, एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड कि वो सेम विजिलेंस एक्सरसाइज करे जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति करता था अगर वो खर्चा उसके खुद के मनी से होता था। तो ये हो गया पहला पॉइंट, समझ में आया क्या? ये चीज आप चेक करोगे जब आप प्रॉपर्टी ऑडिट चेक कर रहे हो। तो आपका पहला रूल क्या है कि द एक्सपेंडिचर इज प्राइमा फेसी नॉट मोर देन द ओकेजन डिमांड। बोलो वापस से। एक और वर्ड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला पढ़ो। है ना, ये भी अपना सेकेंड रूल है प्रोप्राइटरी का कि कोई भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने जिसके पास है पावर है सैंक्शन करने का, उसने ऐसा कोई भी खर्चा सैंक्शन नहीं करना चाहिए जो खर्चा सैंक्शन करने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको एडवांटेज होगा। है ना, अभी नितिन गडकरी पे सवाल उठ रहे हैं कि उसके बेटे के पास में इथेनॉल की कंपनी है, तो ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि उसने जो इथेनॉल का ये सब किया है उससे अल्टीमेटली जो एडवांटेज हो रहा है वो उसकी खुद के बेटे की कंपनी को हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी पर्सन ने जो ऐसी अथॉरिटी पे है उसको ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए जो अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको खुद को ही एडवांटेज पहुंचाएगा। और कितना लॉजिकल है, आप प्रॉपर्टी चेक करोगे तो ऐसे चेक करोगे, और क्या तरीका चेक करने का? पहला, एक्सपेंडिचर इज नॉट मोर देन द ओकेजन डिमांड। दूसरा, नॉट सैंक्शन, नॉट एक्सरसाइज हिज पावर्स टू इट्स ओन एडवांटेज। बोलो वापस से, एक और बार। डन, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। तीसरा, है ना, पब्लिक का पैसा, तीसरा और आखिरी रूल प्रॉपर्टी का ये है, पब्लिक का पैसा किसी एक व्यक्ति के लिए यूज नहीं होना चाहिए, यस, या फिर किसी एक कम्युनिटी के लिए यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इनके फंड आता है, ये बोलते हैं गणपति में हम ताकत से खर्चा करेंगे, सब हमारा रहेगा, पूरे अकोला में लाइटिंग हमारी तरफ से रहेगी, पूरे रोड हमारी तरफ से क्लीन रहेंगे, ये रहेंगे ये रहेंगे, और वही दूसरे कम्युनिटी से कुछ भी आ रहा है तो एकदम पीछे, कुछ भी करने नहीं दे रहे, कोई प्रोसीजर निकालने नहीं दे रहे, कुछ करने नहीं दे रहे। तो ये क्लियर कट दिख रहा है कि आप पब्लिक का पैसा, क्योंकि पैसा तो सब कम्युनिटी ने दिया है, पब्लिक का पैसा आप किसी एक कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हो, बाकी किसी भी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए नहीं यूज कर रहे हो। तो एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कौन होती है?
ट्रांसपेरेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कौन होती है? जो क्रिसमस को भी वैसे सेलिब्रेट करे, जो ईद को भी वैसे सेलिब्रेट करे, और जो रामनवमी को भी वैसे सेलिब्रेट करे, बराबर है। तो वो ही बोलता है वो कि पब्लिक का पैसा किसी एक पर्सन या कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए यूज नहीं होना चाहिए, अनलेस अनलेस पढ़ो, अगर वो अमाउंट इन्वॉल्व इनसिग्निफिकेंट है तो आप बच जाओगे। फिर भले ही आपने सिर्फ रामनवमी में खर्चा किया तो भी आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा अमाउंट है। आगे, मतलब unless a claim for a amount could be enforced in कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब अनलेस आप जस्टिफाई कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में कि भाई मैंने किसी कम्युनिटी के लिए नहीं किया है, वो मेरे लिए उस टाइम पे उस समय पे जरूरी था। आगे, अरे सर हमारे यहाँ पे गणेश विसर्जन मना है ही ऐसे जाता है। मुंबई, मुंबई में आप ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गणेश विसर्जन पे या गणपति पे बहुत खर्चा कर रही है। अरे वो ट्रेडिशन ही वहां का है, वहां पे आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखोगे, वो सालों से चलती आ रही प्रथा है। तो उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि किसी एक कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये 3 कंडीशन है जहां पे आप बच जाओगे कि आपने भले ही किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए खर्चा किया है, फिर भी आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। एक कि अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है, दूसरा आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सकते हो, और तीसरा कि वो एक ट्रेडिशन या कस्टम के तौर पे किया गया खर्चा है। समझ में आया क्या? वही आप साउथ में जाओ तो देर आर सिटीज, देर आर स्टेट्स वेयर द सेम थिंग इज बीन डन फॉर सम अदर कम्युनिटी, तो वो तो स्टेट टू स्टेट कम्युनिटी डिपेंडेंट है। यस, अब केरला, केरला इज मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियंस, तो वैसा कम्युनिटी, करेक्ट ना? ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए। 1 मिनट लो, फटाफट तीनों यही पे लर्न करो। प्रोप्राइटरी ऑडिट, पहले ऊपर के 3 आपके इंट्रोडक्टरी लाइंस हो गए, और फिर उसके बाद में आप बोलोगे कि रूल्स तो बन नहीं सकते लेकिन फिर भी कुछ रूल्स बनाए हैं, और रूल्स ये। टाइमर ऑफ 1 मिनट। बता, डन? ठीक है, कर लिया रिवाइज। अब आ जाओ परफॉर्मेंस ऑडिट पे, पढ़ बोलो प्लीज। अभी देखो किस किस को लगता है ना कि सर ये प्रोप्राइटी और परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा हाँ हाँ है, थोड़ा ओवरलैपिंग लगेगा आपको, लेकिन परफॉर्मेंस ऑडिट जो है वो स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा। ठीक है, प्रोप्राइटरी ऑडिट में भी अपन क्या देख रहे हैं कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का आदमी वैसे ही काम करना चाहिए, तो वो भी परफॉर्मेंस ऑडिट के जैसा ही है, तो वो थोड़े ओवरलैपिंग लगेंगे आपको। अब परफॉर्मेंस ऑडिट में 3 चीजें हैं। एक है एफिशिएंसी ऑडिट, बोलो, इसको बोलते हैं ट्रिपल ई। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? ये तीनों का डिफरेंस को बता सकते हैं? एनीबडी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दिस थ्री? बोलो निहाल। इफेक्टिवनेस मतलब वो कितना असरकारक है, हम्म एफिशिएंसी मतलब वो कितने टाइम तक एक ही और इकोनॉमी?
नहीं, अलग है, बोलो सर। इफेक्टिवनेस मतलब कोई काम को एकदम अच्छी तरीके से करना, ठीक है, एफिशिएंसी मतलब कम टाइम में ज़्यादा काम जल्दी करना, काम बिल्कुल करना, सही। और इकोनॉमी मतलब कम से कम खर्च करके काम कम से कम खर्च करके काम करना। देखो एफिशिएंसी जो वर्ड है ना, वो यूज होता है पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है, पूरे प्रोग्राम को, पूरा प्रोग्राम को लेके, कोविड वैक्सीनेशन ये पूरा प्रोग्राम था। इफेक्टिवनेस मतलब अब ड्रिल डाउन लेवल में बात करें तो वो कितना इफेक्टिव हो रहा है, वो वैक्सीन कितना एक्चुअली लोगों को फायदा पहुंचा रही है। एफिशिएंसी मतलब तूने एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीन दिया, राइट, कितना एफिशिएंटली, मशीन बहुत एफिशिएंटली काम कर रही है, मतलब एक दिन में 10,000 टन प्रोड्यूस कर रही है, ये हो गया उसका एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस, वो 10,000 में से 5,000 खराब निकल रहे, तो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, इफेक्टिवनेस कम। अभी कोई है अपना टेस्ट पेपर मान लो 15 मिनट जल्दी सॉल्व कर देता है, क्या एफिशिएंसी है, वाह 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 वाह, पूरा लिख रहा है 15 मिनट जल्दी लिख रहा है, इफेक्टिवनेस आधे क्वेश्चन गलत सॉल्व कर दिए। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों एट पार चलना चाहिए। इकोनॉमी मतलब ना उसको इफेक्टिवनेस से कोई मतलब है, ना उसको एफिशिएंसी से कोई मतलब, उसको सिर्फ इससे मतलब है कि मैं सस्ते से सस्ता ये बॉटल कितने में ले सकता, मैं अमेजोन देखूँ, फ्लिपकार्ट देखूँ, डीमार्ट देखूँ, लोकल शॉपकीपर देखूँ, ये देखूँ, वो देखूँ, सब देखने के बाद में चीपेस्ट लेवल पे मैं कैसे इसको हासिल करूँ। ठीक है, ये तीनों का डिफरेंस है, समझ में आएगा साइसा? तीनों समझ में आया? तो एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिव। इकोनॉमी का एफिशिएंसी से और इफेक्टिवनेस से कोई लेना देना नहीं है। तू ये पंखा ले रहा है, ये पंखा 5-6 ब्रांड के आएंगे, इकोनॉमी का बोलना ये है कि सबसे सस्ता किसका है वो ले ले, समझा? लेकिन जैसे ही वो तू ले रहा था तो बीच में एफिशिएंसी आ गई कि यार सस्ता तो है लेकिन 1 घंटे में कितनी बिजली खाता है, उसको भी देख लिया, फिर तू ले ही रहा था, उतने में आ गया इफेक्टिवनेस, अरे सस्ता है, बिजली कम खाता है, हवा देता है क्या, तो ये तीनों का बैलेंस चाहिए। समझ में आ गया? अब पढ़ो। Efficiency audit looks into whether the various schemes, projects are executed and their operations conducted economically, and whether they are yielding the result expected of them. ठीक है, एफिशिएंसी क्या बोलता है कि जितने भी स्कीम प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो सब पेपर पे नहीं है, वो एक्चुअली एग्जीक्यूट भी हुए हैं। ठीक है, ये बहुत होता है, महाराष्ट्र में थोड़ा कम होता है, बाकी स्टेट्स में जाओ आपको भर भर के मिलेगा। ठीक है, किसी और के लिए घर बनने वाला था, बन किसी और के लिए गया या कभी बना ही नहीं। मैंने कल बताया ना मोहल्ला क्लिनिक वाला चीज, पेपर पे सब बने हैं, एक्चुअली क्लिनिक ही नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट्स है ये एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है, उनके जो ऑपरेशंस कंडक्ट हो रहे हैं वो इकोनॉमिकली कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स उनसे एक्सपेक्टेड थे वो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, अगला। Economy audit looks into whether government have acquired the financial, human, and physical resources in an economical manner. मैंने बोला ना इसका कोई मतलब नहीं है ना एफिशिएंसी से ना इकोनॉमी से, ये बोलता है कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपने ली है, फाइनेंशियल रिसोर्स लेना मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लोन, एग्जैक्टली लोन, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हायर करना एम्प्लॉय, तो जो भी आपने ऐसे कुछ लिए हैं वो इकोनॉमिकल मैनर में लिए हैं। तीसरा, Effectiveness audit is an appraisal of the performance of programs, schemes, projects with reference to the overall targeted objective as well as the efficiency of the schemes adopted for the attainment of the objective. इफेक्टिवनेस का मतलब सिंपल है, आपने जो भी प्रोजेक्ट प्रोग्राम किए हैं उनका जो टारगेटेड ऑब्जेक्टिव था वो टारगेटेड ऑब्जेक्टिव आपका अचीव हुआ या नहीं। ठीक है, ये दो ही आपको इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रोग्राम जो भी प्रोजेक्ट आपने किए हैं उनका कुछ टारगेटेड ऑब्जेक्टिव होगा तो वो आपने अचीव किया या नहीं। ठीक है, बहुत बार क्या होता है आईसीआई इन दोनों को इंटरचेंजेबली लिख देता है, यूज कर देता है, बट ये है भी थोड़ा इंटरचेंजेबली, एग्जाम में आके आपके ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं सेम दिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे आखिरी में लिखना अगर आपको ट्रिपल ईपी क्वेश्चन आया। ठीक है, ये था क्या एसएन में, कॉस्टिंग में है क्या? ठीक है, एसएन में नहीं है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इकोनॉमी। ठीक है, फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स में है ये। ठीक
ठीक है, समझ में आया? ट्रिपल ई परफॉर्मेंस ऑडिट। अब आते हैं, अब अपना एक्सपेंडिचर ऑडिट यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। पढ़ पे ऑडिट ऑफ रिसिप्ट। Such an audit provides for checking first हाँ, whether all revenues or other debts due to government have been correctly credited to government account. मतलब कि अब तुमने एक्सपेंडिचर किया, एक थोड़ा समरी बताओ, बर्ड्स आई व्यू। तुमने एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर में तुमने बोला 5 सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। रूल्स एंड ऑर्डर्स, सैंक्शंस, उसके बाद में प्रोप्राइटरी, परफॉर्मेंस, और एक कौन सा बचा, प्रोविजन ऑफ फंड्स, ठीक है। उसमें 3 का अपने डिटेलिंग देख ली, ठीक है। सैंक्शन और प्रोविजन छोड़ के बचे हुए 3 की देख ली। अब हमारा एक्सपेंडिचर ऑडिट खत्म हो गया। आपके पीएनएल में 2 ही चीज होती है, एक एक्सपेंडिचर होता है, एक इनकम होता है। अब हम इनकम साइड देखें तो ऑडिट ऑफ रिसीप्ट। अब अगर गवर्नमेंट ऑडिट मतलब सीएनजी रिसीप्ट का ऑडिट कर रहा है तो उसको ये 6 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला कि सारे जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू क्या होगी, जीएसटी, डीटी, प्रोफेशनल टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, राइट। तो जो भी रेवेन्यूज है या फिर अदर डेट्स ड्यू टू द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने किसी को डेट दिया होगा तो वो गवर्नमेंट को ड्यू है, मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन गवर्नमेंट को पैसा देगा, यस, ठीक है ना। तो रेवेन्यू या फिर अदर डेट्स ड्यू, अरे भाई किसी भी इंसान की रिसिप्ट क्या हो सकती है, जो उसने सेल करके कमाया वो, या फिर अगर उसने किसी को उधार दिया तो वो, ये 2 चीजें उसको लेना है। तो ऑल द रेवेन्यूज एंड अदर डेट्स जो गवर्नमेंट को ड्यू है, जो वो करेक्टली क्रेडिट हो गई है गवर्नमेंट अकाउंट, गवर्नमेंट के अकाउंट में करेक्टली क्रेडिट हुई है या नहीं हुई, ये चेक करना है पहले इसमें। तो आपको यहाँ पे लिखना है, अंडरलाइन करना है, करेक्टली क्रेडिटेड। आगे Whether adequate regulations have been framed by department to secure an effective check on collection and proper allocation of revenue. है ना। अभी ये जो हमने ऊपर बोला कि करेक्टली करेक्टेड है, करेक्टली क्रेडिटेड है, तो क्या एडुकेट रेगुलेशंस फ्रेम हुए हैं क्या? जो भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो भी डिपार्टमेंट है, क्या उन्होंने एडुकेट रेगुलेशन फ्रेम किए हैं कि वो इफेक्टिव चेक रख सके ये कलेक्शन के ऊपर और प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू मतलब एक बार रेवेन्यू आ गया तो अब वो अलग अलग डिपार्टमेंट को रेवेन्यू देते हैं। इनकम टैक्स सेंट्रल लेवल पे आ गया, अब वो अलग अलग काम के लिए उसको अलोकेट करेंगे, ब्रिज बनाने के लिए इतना, डिफेंस के लिए इतना, इसके लिए इतना, उसके लिए इतना, राइट। उसको बोलते हैं प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रेवेन्यू। तो क्या प्रॉपर रूल्स फ्रेम हुए हैं, प्रॉपर पॉलिसीज फ्रेम हुई हैं कि इफेक्टिव चेक रह सके काय के ऊपर, कलेक्शन के ऊपर। सर इफेक्टिव चेक मतलब अरे भाई 15-20 आईएएम के लोग गवर्नमेंट ने बैठा रखे हैं, ठीक है, कि तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, तुम रेशियो एनालिसिस बनाते रहो, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते रहो कि जो रेवेन्यू मेरे को आ रहा है वो रेवेन्यू रीजनेबल लेवल पे बराबर है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव चेक ऑन कलेक्शन। और फिर जैसे कलेक्शन सही हो गया हम क्या करेंगे, अलोकेशन, बराबर है। 2 पॉइंट हो गया। पहला क्या है, रेवेन्यू या फिर डेट ड्यू टू द गवर्नमेंट आर प्रॉपरली क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट, प्रॉपरली कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड। दूसरा क्या रूल्स बने हैं क्या काय के लिए, प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रेवेन्यू और इफेक्टिव चेक ऑन द कलेक्शन। ये 2 पॉइंट फटाफट लर्न करो जल्दी, अभी एकदम रट्टा कर लो उसको। हो गए? अब बिना देखे लिखो पॉइंट है सब बुक में, दोनों पॉइंट।
लिख लिया, ठीक है। अब देखो तीसरा, अब ये जो रेगुलेशंस है, क्या ये रेगुलेशंस एक्चुअली कैरिड आउट हुए क्या, है ना। आपने क्या किया, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट कर रहे हैं, पहला आपने क्या बोला, जितनी भी रेवेन्यू डेट है क्या वो प्रॉपर्ली क्रेडिटेड हो चुकी है क्या, नंबर वन। दूसरा हमने बोला कि रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम हुए हैं इफेक्टिव चेक करने के लिए, ये कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तीसरा, ये रूल्स रेगुलेशन फ्रेम तो हुए लेकिन एक्चुअली कैरी आउट हुए हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे एक्चुअली बीइंग कैरिड आउट, इफेक्टिव चेक। चौथा बोलो, Whether adequate checks are imposed to ensure the prompt detection and investigation of irregularities or other loss of revenue through fraud or negligence. है ना, क्या आपने एडिक्वेट चेक्स लगाए हैं ताकि आपको प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी मालूम पड़ जाए अगर कोई भी इरेगुलेटरी है तो या फिर फ्रॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एडिक्वेट चेक्स आर इम्पोज। तो अभी तक क्या देखा, जो भी रेवेन्यू है वो करेक्टली क्रेडिट है क्या, फिर दो पॉइंट अपन ने देखे रूल्स के कि रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम हुए हैं क्या, अगर हुए हैं तो वो एक्चुअली कैरिड आउट हुए हैं क्या, और उसके बाद में देखा एडिक्वेट चेक, ठीक है, कि कोई इरेगुलेटरी और फ्रॉड अगर है तो प्रॉम्प्टली हमें मालूम पड़ जाए। उसके बाद The extent and quantum of audit required to be done under each category of audit are determined by the CAG. है ना, कितने एक्सटेंट तक आपको ऑडिट करना है, क्या करना है, कौन सी रिसिप्ट का कितना करना है, वो सब सीएजी डिटरमाइन करता है। Planning, executive, and reporting of work is directed and monitored at middle and top levels of the audit hierarchy. There are built-in arrangements within the CAG to ensure that the work assigned to each employee is carried out as prescribed. The audit is conducted both centrally, where accounts and original vouchers are kept, and locally, where the drawing and disbursing functions are performed depending on the organizational and institutional arrangements obtaining. है ना, ये बेसिकली सीएजी की ऑडिट के बारे में बोलता है कि जो सीएजी के हायर लेवल का ऑफिसर्स है, टीम होती है ऑडिट की, उसमें एंगेजमेंट पार्टनर है, ये है, वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं प्लानिंग में, है ना। सीएजी के पास में एडिक्वेट चेक्स भी होता है कि जो भी काम जिसको असाइन किया है वो बराबर वो काम कर रहा है क्या। तो ये सब सीएजी की ऑडिट के बारे में बातें हैं, ठीक है, नॉट दैट मच रेलेवेंट टू द ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स, ठीक है। क्लियर है क्या, ये 5 पॉइंट ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आखिरी बार रिवीजन करते फिर आगे बढ़ते। ऑडिट ऑफ रिसिप्ट, पहला, दूसरा, तीसरा कैरिड आउट, चौथा एडिक्वेट चेक इरेगुलेटरी रिकॉर्ड, पांचवा सुपर्ब, डन। अदर ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंटरी, पढ़ नंदिश। Audit of stores and inventories to ascertain whether the regulations governing purchase, receipts, custody, sale, and inventory taking of stores are well devised and properly carried out. टू असर्टन वेदर द रेगुलेशंस, जो भी रेगुलेशंस फ्रेम हुए हैं, ठीक है, काय के लिए रेगुलेशन है, गवर्न करने का, क्या गवर्न करने का है, परचेज, रिसीप्ट, कस्टडी, सेल एंड इन्वेंट्री टेकिंग ऑफ स्टोर्स आर वेल डिवाइज्ड एंड प्रॉपरली। जो भी रेगुलेशन बने हैं वो वेल डिवाइज्ड है, मतलब रेगुलेशन एकदम फुल प्रूफ है, और रेगुलेशन बन के पेपर पे रखे नहीं है, सब लोग उसको कैरी आउट भी कर रहे हैं। और ये रेगुलेशन क्या करते हैं, ये गवर्न करते हैं परचेज, रिसीप्ट, सेल, इन्वेंट्री, कस्टडी, काय का, स्टोर्स। स्टोर्स का मतलब क्या, पेंसिल, रबर, शार्पनर, पेजेस, A4 के पेजेस, ठीक है, जो भी कंज्यूमेबल है उसको बोलते हैं स्टोर्स, समझा, ठीक है। आगे To bring to the तो पहला वाला काय कहता, वेदर द रेगुलेशंस आर वेल डिवाइज्ड एंड प्रॉपरली कैरिड आउट। आगे, to bring to the notice of the government any deficiencies in quantities of stores. अगर आपने ऑडिट करने के बाद में आपको कोई डेफिशिएंसी मिलती है कि यार बुक्स के हिसाब से इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए थी लेकिन कम क्वांटिटी है, तो आपको वो बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो लिख दो नोटिस ऑफ गवर्नमेंट एनी डेफिशिएंसी। तो स्टोर का पहला पॉइंट क्या है, रेगुलेशन आर वेल डिवाइज्ड। दूसरा पॉइंट क्या है, डेफिशिएंसीज आपको बतानी है। तीसरा पॉइंट, To verify that the purchases are properly sanctioned, made economical, and in accordance with rules. जो भी परचेज स्टोर का हुआ है वो प्रॉपरली सैंक्शनड है और इकोनॉमिकली लिया है, ऐसा नहीं कि महंगा वाला खरीद लिया। तो लिखो परचेज आर प्रॉपरली सैंक्शनड एंड मेड इकोनॉमिकल।
चौथा, to check the accounts of receipts, issues, and balances regarding accuracy, correctness, and reasonableness of balances in inventory. है ना, आपको अकाउंट चेक करना है कि जो भी रिसिप्ट हुए, रिसिप्ट मतलब आपने खरीदा होगा, इश्यूज मतलब आपने दिया होगा, है ना, मतलब आपने अपने एम्प्लॉय को दिया ना भाई सर शार्पनर चाहिए, शार्पनर ले लो, ठीक है। तो जो भी रिसिप्ट है, इश्यूज और फिर जो बैलेंस बच गए हैं, इनका आपको अकाउंट्स चेक करने हैं, ठीक है, कि अकाउंट्स एक्यूरेट है, करेक्ट है, मतलब आपका बेसिकली रिसिप्ट हुआ है लेकिन गलती से इशू में लिख दिया, ठीक है, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, तो आप ये जो अकाउंट्स है इनकी एक्यूरेसी, करेक्टनेस और रीजनेबलनेस आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो अकाउंट, चेक द अकाउंट्स। पहला है कि सर रेगुलेशन वेल डिवाइस्ड है और कैरिड आउट है क्या, दूसरा सर आपने सैंक्शन है क्या वो और इकोनॉमिकली लिया है क्या, तीसरा आप उसके अकाउंट चेक कर लो, और चौथा आपको अगर कोई डेफिशिएंसी, ये पॉइंट नीचे आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे रेगुलेशन बने हैं क्या, ठीक है, फिर देखोगे आप कि आपको परचेज अगर किया है तो प्रॉपरली सैंक्शन है और इकोनॉमिकल है क्या, फिर परचेज करने के बाद में तो अकाउंट्स में आएगा वो, तो आपके अकाउंट्स जो है वो बराबर है क्या, और अगर ये सब करने के बाद में कोई डेफिशिएंसी मिली तो वो गवर्नमेंट को बताना। आखिरी पॉइंट, To ensure that the prices are paid are reasonable and in agreement with those shown in the contract for the supply of stores. है ना, जो प्राइस आपने पे किए है वो रीजनेबल है, प्लस आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि एक शार्पनर 10 रुपये का आएगा, तो आपका पेमेंट भी 10 रुपये के हिसाब से होना चाहिए, तो जो भी आपने प्राइजेस पे करे हैं पहले तो वो रीजनेबल है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेमेंट हुआ, ठीक है, ओके। उसके बाद में Any excess or idle inventory is specifically mentioned in the report, and periodical verification of inventory is also conducted to है ना, ensure their existence. यस, इन्वेंट्री का अपन देखते ही हर बार पीरियोडिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, और अगर कोई भी आइडल इन्वेंट्री है तो आपको देखना चाहिए कि आपकी रिपोर्ट में मेंशन है कि ये शार्पनर इतने इतने सालों से ऐसे ही पड़े हैं, ये पढ़ के खराब ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद में The valuation of the inventory is seen carefully so that the value accounts tally with the physical accounts. है ना, आपके जो फिजिकल इन्वेंट्री रेकिंग करा आपने तो उसमें कुछ क्वांटिटी आई होगी, और जबकि बुक्स में क्वांटिटी आ रही है वो मैच होना चाहिए, सो आपका इन्वेंट्री वैल्यूशन आपको एकदम केयरफुली देखना चाहिए कि किस वैल्यू पे आपने इन्वेंट्री को वैल्यू किया है, ताकि आपके वैल्यू अकाउंट्स जो है वो फिजिकल अकाउंट से टैली हो रहे हैं। क्लियर है, अब मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ से एग्जैक्ट 2 मिनट, और आपको आपकी स्मरण शक्ति दिखानी है। ये 2 मिनट आपने बचपन में खेला है मेमोरी गेम, वो पत्तों का आता है, राइट, वैसे ही आपको 2 मिनट में ये ऑडिट ऑफ सोर्स का पूरा आंसर लर्न करना है, और जितने इसमें पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट कोई भी छोड़ के रिमेनिंग सारे पॉइंट आपको लिखना है, मैं सबका चेक करता हूँ, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है, अपना अपना दिमाग को बढ़ाओ, टाइमर ऑफ 2 मिनट 10 सेकेंड, स्टार्ट। देखते हैं कौन पूरे लिख पाता है।
चलो अभी बुक्स को थोड़ा मतलब पेज पलटा लो, मतलब वो मत ओपन करना और लिखो, लिखो फटाफट, बस हो गया अदिति, लिखो। देख के लिखो। हो गया, कितने आए हजम? 6 तो ठीक है। देखो 5 तो आने चाहिए मेरे हिसाब से मिनिमम। अगर आप ऑडिट ऑफ स्टोर से इन्वेंटरी पे लिख रहे हो जिसमें 2.5 मिनट आपको लर्न करने को दिया, एकदम सिंपल सिंपल से पॉइंट है, ठीक है। अगर अपन बिना एक बार से वैसे लॉजिकली पॉइंट को याद करें लास्ट बार स्टोर्स एंड इन्वेंट्री वाला, तो बेसिकली सबसे पहले रेगुलेशंस बने हैं क्या, ठीक है। फिर वो कैरिड भी हो रहा है, वो भी एक ही पॉइंट था, बने भी है और कैरी भी हो रहे हैं। उसके बाद में परचेज पे एडिकेट चेक्स है, सैंक्शन है बराबर परचेज का, और सैंक्शन के बाद में चेक भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अकाउंट्स देखने हैं कि वो अकाउंट्स बराबर है या नहीं है, रिसीव्ड इश्यूज, ठीक है, रीजनेबल है क्या अकाउंट्स। उसके बाद में डेफिशिएंसी अगर कुछ है, ठीक है, इन रिगर्स पर इरेगुलरिटी या फिर फ्रॉड, तो वो अपने को गवर्नमेंट को बतानी चाहिए, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट तो सेम है। फिर जो प्राइस पे किया वो इकोनॉमिकल है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वांटिटी, क्या बोले, एक्सेसिव इन्वेंट्री अगर आइडल पड़ी है तो उसके बारे में आपको फ्लैग करना है। मतलब ये 5 पॉइंट वैल्यूशन जो है वो आपका फिजिकल वैल्यूफिकेशन और बुक का वैल्यूशन मैच कर रहा है। 5 पॉइंट तो एकदम सेम है, वो तो आने ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया कि यही कहीं आपको ही लर्न हो जाए। अब मेरे पास बचे 5 मिनट, ठीक है। अब हम लोग चालू करेंगे कमर्शियल अकाउंट्स का ऑडिट, ठीक है। अभी 3 तरह के बॉडीज हैं, राइट। एक है डिपार्टमेंटल एंड एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या होता है,
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे, जो डिपार्टमेंट है क्या वो कंपनी है? डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे सहजमा कंपनी है क्या? रेलवे डिपार्टमेंट है वो। कंपनी मतलब क्या? जो कंपनी एक्ट के तौर पर डीपीसीएल वो कंपनी है, तो वो तीसरे में आएगा। गवर्नमेंट कंपनी है। कोल इंडिया गवर्नमेंट कंपनी है। एचपीसीएल गवर्नमेंट कंपनी है। बेल, बेल बेल नहीं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, जो बड़े बड़े इंजन बनाती है ना, ये सब बेल बनाती है, तो वो सब गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है। डिपार्टमेंट एंटरप्राइज मतलब आपका ये जो रेलवे डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, डिफेंस का डिपार्टमेंट है, वो सब ये हो गया। स्टैट्यूटरी बॉडीज और कॉर्पोरेशन क्या हुआ भाई साहब? कोई भी एक्ट, आईसीएआई एक्ट, आईसीएसआई एक्ट, ये सब क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडीज, जो कि एक एक्ट के थ्रू, एसबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट, ठीक है, एलआईसी एक्ट, बिल्कुल एक्ट भी है, अब वो कंपनी में कन्वर्ट हो गया लेकिन, ठीक है। तो ये सब, ये तीन का डिफरेंस समझ में आया क्या आपको? ये डिपार्टमेंट है, ना कोई एक्ट है, ना कोई कंपनी है। ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक्ट है, इनका खुद का एक स्टैट्यूट होता है। और ये कंपनी है, इनमें कंपनी जो कंपनी एक्ट के नियम है वो इनमें सारे लागू होते हैं, और गवर्नमेंट ऑडिट के जो वो भी इनमें लागू होते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है। द ऑडिट ऑफ डिपार्टमेंटल कंसर्न, और बोले एक्चुअली The audit of departmental concerns is undertaken in the same manner as any department of law. है ना, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कैसे ऑडिट होता है, उसी तरीके से कोई भी डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है, मतलब इसमें कोई स्पेशल नहीं है, ऐसा बोल रहे हो। Statutory bodies or corporations depend on the nature and type of the statute governing the body or corporation. है ना, जो भी स्टैट्यूट उनको गवर्न कर रहा है, आईसी एक्ट को, आईसी, तो उस पर डिपेंड करेगा कि ऑडिट कैसे करना है। समझ में आ रहा है क्या अनुश्री? ठीक है। तीसरा, Government companies is conducted by their own auditors under the statute appointed by CNA. है ना, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करता है? सीएनएजी के ऑडिटर्स करते हैं। In addition, the CNAG conducts a supplementary test audit of the accounts as well as periodical financial audit and appraisal of performance. ठीक है, क्या होता है, कभी कभी ऑडिट करने के बाद में सीएजी सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करा सकती है। सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब एक और ऑडिट, मतलब 2-3 महीना लगा के उसने ऑडिट किया, सीएनएजी सेटिस्फाइड नहीं है, तब क्या करेगी? सप्लीमेंट ऑडिट वो कर सकते हैं। उसका डिटेल में अपन नीचे पढ़ने वाले। आगे, The CNAG also issues direction to the company auditors for reporting on specific aspects of their audit work. है ना, जो कंपनी ऑडिटर्स है, मतलब जिसको सीएनएजी अपॉइंट करवाया है, मैंने बोला था ना, सीएनएजी 5 कंपनी का ऑप्शन देती है, फिर वही 5 कंपनी बोर्ड ले जाती है जनरल मीटिंग में, फिर शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं कि हमको किसको ऑडिटर बनाना है। एज वेल एज वो गवर्नमेंट ऑडिटर ही है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए क्या कर रहा है? ऑडिट कर रहा है। तो उनको है ना सीएजी स्पेसिफिक डायरेक्शन अलग से देती है कि तुम ये एस्पेक्ट जरूर से देखना ही देखना। ठीक है, आगे, These are reviewed and condensed in the audit report to the government legislature. आगे, CNAG has adopted the mechanism of an audit board comprising of representatives of the audit and nominees of government, including functional specialists, to process reviews or appraisals on performance. ठीक है। सीएनएजी का खुद का एक इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया है, जिसमें गवर्नमेंट के कुछ नॉमिनीज, खुद के बड़े बड़े अफसर रहेंगे, परफॉर्मेंस रिव्यू करना, अप्रेजल रिव्यू करना, अलग अलग गवर्नमेंट कंपनीज का, ठीक है, ताकि उस हिसाब से उनको रेटिंग दी जा सके। ठीक है, तो ये तो आपके लिए रेलेवेंट, आपके लिए रेलेवेंट यहाँ तक है ऑडिट वर्क तक, आप उसको बॉक्स कर लो। समझे? अब एक चीज मेरे को यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बतानी है, ताकि आपको एकदम बेटर क्लैरिटी हो जाए। सबसे पहला उसने क्या बोला? गवर्नमेंट ऑडिट कौन कंडक्ट करता है? बाय देयर ओन ऑडिटर्स। जो जी कैसे अपॉइंट हुए हैं? स्टैट्यूट में अपॉइंट हुए बाय सीएजी। फिर यहाँ क्या बोला उसने? सीएजी ऑल्सो इशू डायरेक्शन टू द कंपनी ऑडिटर्स। अब सुनो, देखो, समझो बीपीसीएल है, ठीक है, बीपीसीएल के पहले अपॉइंट हो गए कंपनी ऑडिटर, जो होंगे कंपनी एक्ट के हिसाब से। मैंने बोला इसका भी जो है एम्पैनलमेंट होता है, सीएजी रेकमेंड करता है कि ये 5 कंपनीज आप ले सकते हो, 5 फर्म आप सीए फर्म ले सकते हो। फिर ये 5 फर्म बीपीसीएल के बोर्ड को जाते हैं, वो अपने जनरल मीटिंग में 5 फर्म के नाम डालते हैं,
और फिर जो शेयर होल्डर्स है वो कोई भी फर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं कंपनी ऑडिटर। ये पूरा ऑडिट होता है लाइक अ नॉर्मल कंपनी, ठीक है। तो सीएनएजी इसको भी कुछ डायरेक्शन दे सकता है कि ये चीज़ को अच्छे से देखना। अब ये होने के बाद में क्या होता है मालूम, गवर्नमेंट ऑडिट स्टार्ट होता है। इसमें जो लोग रहेंगे वो सीएजी के ओन ऑडिटर्स रहेंगे, जो मैंने बोला ना वो 40+ अंकल आंटी वगैरह, वो ये है, समझा। वैसे 2 लोग इसको ऑडिट करते हैं, ठीक है। जो पॉइंट इनको नहीं मिलते वो इनको पक्का मिल जाते हैं, यस, या वाइस वर्सा। ये होने के बाद में भी अगर सीएजी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सप्लीमेंट ऑडिट बोलेगा, समझा, ठीक है। अब यहाँ पे वापस देखते हैं, गवर्नमेंट कंपनी कंडक्टेड बाय देयर ओन ऑडिटर्स, जो कि अपॉइंटेड है बाय सीएजी अंडर स्टैट्यूट, मतलब सीएजी एक्ट। उसके बाद में वो डायरेक्शन इशू करेगा कंपनी ऑडिटर्स को भी। उसके अलावा सीएजी सप्लीमेंट्री टेस्ट ऑडिट भी कर सकता है। हो गई तीनों चीज, ठीक है। तो ये 3 तरह के गवर्नमेंट कंसर्न है, एक तो डिपार्टमेंट, एक कोई एक्ट के थ्रू बना हुआ कोई कॉर्पोरेशन वगैरह एलआईसी वेलआईसी, और एक गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अपन आगे कल पढ़ेंगे, चलो ये वाला पढ़ लेते पहला वाला से, ठीक है। पर आस्था पढ़ जल्दी से। Section 143(5) of the Act states that in the case of government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government or by any state government or government or partly by central government or partly by one or more state government. है ना, ये सब अपने फाउंडेशन में पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है या सेंट्रल और स्टेट मिला के कंट्रोल कर रही है, पार्टली ये पार्टली वो, सब कुछ। मतलब इन शॉर्ट में बोलना क्या जाता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। आगे The सीएनएजी, the CNAG shall appoint the auditor under subsection 5 or subsection 7 of section 139, that is appointment of the first auditor or subsequent auditor, and direct such auditors the manner in which the accounts of the government company are required to be audited. बोले सीएनएजी को फर्स्ट ऑडिटर का मतलब क्या होता है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद में, कंपनी बनने के बाद में पहला ऑडिटर, कंपनी बनने के बाद में पहला ऑडिटर। तो ये ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, ये ऑडिटर अपॉइंट करेगा सीएनएजी शैल अपॉइंट द ऑडिटर। उसके बाद में जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, ठीक है, वो भी कौन अपॉइंट करेगा, सीएनएजी। क्यों सर, क्योंकि सीएनएजी नाम देता है ना, और वही नाम ये लोग यूज करते हैं, तो एज गुड एज कौन अपॉइंट कर रहा है, सीएनएजी। तो सीएनएजी अपॉइंट करेगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर भी, और उस ऑडिटर को बोलेगा कि किस तरीके से तेरे को ऑडिट करना है। आगे And thereupon, the auditor so appointed shall submit a copy of audit report to the CND. नॉर्मली ऑडिटर कॉपी किसको देता है, मेंबर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स को, क्योंकि शेयर होल्डर ने उसको हायर किया है। इस बारी में वो शेयर होल्डर को तो देगा प्लस सीएनएजी को भी देगा, क्योंकि सीएनएजी ने अल्टीमेट अपॉइंटमेंट सीएनएजी ने किया है। ये समझ में आएगा सबके, वापस बोल दो, सुनो अच्छे से, क्लास क्लोज करते हैं। सीएनएजी गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट करता है। फर्स्ट ऑडिटर का मतलब ये होता है कि जैसे ही कंपनी का जन्म हुआ उसके बाद में जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑडिटर। वो कौन अपॉइंट करता है, सीएनएजी। सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब अब पहला ऑडिटर तो अपॉइंट हो गया, अब आने वाले सालों में ऑडिटर अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो वो भी कौन अपॉइंट करता है, सीएनएजी। किसके केस में, गवर्नमेंट कंपनी के केस में। और उस ऑडिटर को डायरेक्ट करता है कि इस तरीके से तेरे को ऑडिट करना है, समझा। तो सीएनएजी क्यों करता है, क्योंकि सीएनएजी का काम है वो गवर्नमेंट ऑडिट करना, राइट। तो सीएनएजी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या करता है, कंपनीज को नाम दे देता है, ये 5 में से आप कोई भी अपॉइंट कर लो, और कंपनी वो 5 में से किसी छठवें को अपॉइंट कर सकती है क्या, इसका मतलब सीएनएजी ने उसको अपॉइंट किया है, यस। अब उसका काम ये होता है ऑडिटर का, जिसको सीएनएजी ने अपॉइंट किया है, कि तू बराबर तरीके से ऑडिट कर, अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना, और वो रिपोर्ट बना के सीएनएजी को सबमिट कर। समझ में आ गया, पक्का। ये हो गया आपका पावर टू अपॉइंट गवर्नमेंट ऑडिटर, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, क्लास क्लोज करो। अपन ने प्रोप्राइटरी ऑडिट का क्वेश्चन नहीं लिखा ना, लिखो। लिख दो, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोप्राइटरी ऑडिट। Write short note on proprietary audit along with some of the principles of proprietary audit। जगह छोड़ दो,
राइट शॉर्ट नोट on performance audit which covers efficiency, economy and effectiveness. उसके बाद में आ जाओ स्टेट what points should be checked, what points should be checked while conducting audit of receipts by CNAG. जगह छोड़ो, कम से कम 5 से 6 पॉइंट की जगह छोड़ो, पूरे लर्न करके लिखना है यहाँ। इसके बाद में लिखो स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज, सेम क्वेश्चन स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, दैट्स इट। उसके बाद का कल लिखूंगा।